नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा नाम सुरेश धर दुबे और हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उस पर अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत भी हम लोग जो गंगा रिवर है उस पर अध्ययन कर रहे हैं। गंगा रिवर का हम लोगों ने सामान्य परिचय देखा है कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस किस नदियों के मिलन से यह गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है, क्या क्या इसके नाम हैं, कौन कौन से इसके हम कह सकते हैं कि रीजनल क्षेत्र हैं, उस पर भी अध्ययन हुआ है। साथ में हमने यह भी देखा कि गंगा की जो उत्पत्ति हुई है वहाँ पर 5 प्रयाग हैं, तो वहाँ पे हमने भागीरथी और भागीरथी से संबंधित जो सहायक नदी है उसका अध्ययन किया, अलकनंदा और अलकनंदा से संबंधित जो सहायक नदी है उसका अध्ययन किया। साथ में हमने रामगंगा के बारे में अध्ययन किया जिसकी सहायक नदी थी गोला, और गोला नदी पर ही एक डैम है जिसका नाम है जमरानी डैम। इसके साथ ही हम लोगों ने गोमती नदी का भी अध्ययन किया कि गोमती नदी की उत्पत्ति पीलीभीत के फुल्लर झील से होता है, जिसकी सहायक नदी थी सई और सई की सहायक नदी थी बकुलाही। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह गंगा की एक प्रमुख नदी घाघरा है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आइए आज हम गंगा की जो सहायक नदियां हैं उस पर अध्ययन करते हैं और आज हम घाघरा नदी पर अध्ययन करेंगे। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा पर अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम जो गंगा नदी की दाएं तट की सहायक नदियां हैं जिसमें यमुना, सोन और दामोदर है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले घाघरा कि घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह किस किस नदियों के सहयोग से बनती है और गंगा नदी में जाकर के कहाँ पर यह मिल जाती है। इन सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इससे संबंधित जो बिंदु हैं उस पर आज डिस्कशन हम करेंगे। तो पहले एक सामान्य परिचय ले लेते हैं जैसे हर वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो गंगा नदी है यह गंगा नदी यहाँ आप देखिए निकलती है और ये गंगा नदी 2 नदियों के संयुक्त रूप का परिणाम है। यहाँ से यह 2 पार्ट में हो जाती है और शुरू में इसके 2 पार्ट हैं, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी, और इसकी ये नीचे की क्या है सहायक है जिसका नाम है यमुना। और इसकी गंगा की जो सबसे पहली सहायक नदी थी वो ये है जिसका नाम क्या है रामगंगा है। और फिर इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गोमती। थोड़ा इमेज छोटा है इसलिए देखने में थोड़ी असुविधा लग सकती है, लेकिन वैसे ही जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि ऐसे हमारी है गंगा, शुरू में 2 हैं और इसी की क्या है कुछ सहायक नदियाँ जिसमें सबसे पहले रामगंगा है, फिर गोमती है और उसके बाद कौन आती है घाघरा। तो यह मान लेते हैं भागीरथी है और यह अलकनंदा है, यह रामगंगा है और यह गोमती है और ये कौन है घाघरा है। लेकिन यही बीच में एक मिल जाती जिसका नाम क्या है यमुना है। तो हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे वो इस घाघरा नदी का अध्ययन करेंगे कि घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, तो सिर्फ घाघरा का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। उसके बारे में अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। तो आइए देखते हैं घाघरा के बारे में। तो यहाँ पर सिंपल हम बात करें तो जो घाघरा नदी है यह प्रमुख रूप से 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक नदी है काली और एक नदी है करनाली। 2 नदियाँ मिल करके क्या बनाती हैं घाघरा नदी को बनाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके बारे में। यहाँ पर एक नदी है काली और एक नदी है करनाली। ये 2 नदियाँ मिलती हैं और 2 नदियाँ
मिल करके इसका नाम है काली, और इसका नाम क्या है? करनाली। ये दोनों नदियाँ मिल करके किस नाम से आगे बढ़ती हैं? उसको कहते हैं घाघरा, या इसी को कहते हैं शारदा, या इसी को कहते हैं हम लोग सरयू। ये तीन नाम से जानी जाती है। प्रारंभ में कौन कौन सी नदी है? एक काली है और एक करनाली। दोनों नदियां मिल करके क्या बनाती हैं? घाघरा या शारदा या सरयू। ये जो काली नदी है, प्रारंभ में जो इसका नाम है, यानी प्रारंभिक जो नाम है, उसको हम कहते हैं गौरी गंगा। क्या कहते हैं? गौरी गंगा। यानी एक गौरी गंगा के नाम से निकलती है, यानी इसी काली नदी का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है? गौरी गंगा। यह नाम आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गंगा जो शब्द है, यह गंगा शब्द ज़्यादातर अलकनंदा या मंदाकिनी नदी की जो सहायक नदियां हैं, या फिर जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, वहाँ पर गंगा शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा था धौली गंगा है, बिछड़ू गंगा है, तो वहाँ पर गंगा शब्द आता है। या फिर जब गोदावरी की देखते हैं, पेन गंगा है, वेन गंगा है, वहाँ पर गंगा शब्द आता है। लेकिन यहाँ पर घाघरा की भी सहायक नदी के साथ कौन सा शब्द लग गया है? गंगा शब्द। और वह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो इसकी काली नदी है उसी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? गौरी गंगा। यानी काली नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? गौरी गंगा। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, यानी काली नदी की जो हम उत्पत्ति कहते हैं, यह है मिलाम ग्लेशियर है। क्या है? जिस स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है उसका नाम है मिलाम ग्लेशियर, उसको हम कहते हैं मिलाम ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाए काली नदी की उत्पत्ति या गौरी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो क्या आप जवाब देंगे? मिलाम ग्लेशियर से। काली नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? गौरी गंगा। अब इसी काली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है धौली। क्या नाम है? इस काली की सहायक, ध्यान रखिएगा, इस काली की एक सहायक नदी है जिसका नाम है धौली। आपको धौली से यह याद आ रहा होगा कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में धौली गंगा का चर्चा कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, वो धौली गंगा और विष्णु गंगा जो नदी थी वह मिलकर के क्या बनाती थी? अलकनंदा। लेकिन वो धौली गंगा है, ना कि धौली है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि धौली नदी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, यह धौली गंगा नहीं है, बल्कि क्या है? धौली है। जबकि धौली गंगा अलकनंदा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलकनंदा का। पिछले वाले वीडियो में आप देखिएगा। लेकिन जो धौली नदी है ये किसका पार्ट है? घाघरा का पार्ट है, और वो भी खास करके किसकी? इस काली नदी का पार्ट है। तो ये अंतर तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसी गौरी गंगा, जिसका प्रारंभिक नाम है और बाद में ही हो जाती है काली नदी, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है धौली। और यह काली नदी आगे बढ़ती है, इससे आकर के एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है करनाली। क्या नाम है? करनाली। और करनाली की जो उत्पत्ति मानी जाती है यह गुरला मानधाता से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? इसका नाम है गुरला मानधाता। राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए इसके लिए हम फिर से पीपीटी में आपको ये लिखित चीज़ें दे देंगे। बस मानचित्र नहीं वहाँ पे हो पाएगा, तो मानचित्र के लिए आपको ड्रा कर देना, लेकिन लिखित चीज़ें आपको पीपीटी में भी मिल जाएगा, जिससे कोई शब्द आप गलत ना समझें। तो यहाँ पर हम जो करनाली है इसकी उत्पत्ति मान रहे हैं गुरला मानधाता। और गुरला मानधाता है कहाँ पे? जो कैलाश मानसरोवर है, मानसरोवर झील आप जानते हैं, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में ही एक है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो उसी मानसरोवर झील के दक्षिण वाले भाग से निकलती है कौन? यह करनाली। और वहीं पे कौन है? गुरला मानधाता। और हम कहें कि घाघरा की जो प्रधान शाखा है, किसकी प्रधान शाखा? घाघरा की प्रधान शाखा वह करनाली है, काली प्रधान शाखा नहीं है। जैसे हमने कहा था कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है, लेकिन उसमें भागीरथी गंगा की प्रधान शाखा है, उसी प्रकार
यह घाघरा काली और करनाली के मिलने से बनती है, लेकिन इसकी जो प्रधान शाखा है वो कौन है? करनाली है। इसी आधार पर घाघरा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह गुरला मानधाता मानी जाती है। क्या मानी जाती है इसकी उत्पत्ति? गुरला मानधाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि घाघरा नदी या शारदा नदी या सरयू नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको जवाब क्या देना है? गुरला मानधाता, ना कि आप मिलाम ग्लेशियर करेंगे जो काली की उत्पत्ति है। तो काली की उत्पत्ति के आधार पर हम लोग घाघरा का नहीं निर्धारण करते हैं, बल्कि करनाली के आधार पर घाघरा का निर्धारण किया जाता है इसकी उत्पत्ति का। तो ठीक है, काली और करनाली नदियाँ मिल करके आगे बढ़ती हैं और जहाँ पर मिलती हैं उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? घाघरा। अब यह घाघरा नदी आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक और इसकी सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है राप्ती। क्या नाम है? राप्ती। यह राप्ती जो नदी है यह घाघरा की सहायक नदी है और प्रमुख नदी है, और ये जो निकलती है यह रुकुम कोट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अगर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसका नाम है रुकुम कोट से निकलती है कौन नदी? राप्ती नदी। और रुकुम कोट है कहाँ पर? नेपाल में है। तो यह कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि धौली किसकी सहायक है? आप कह सकते हैं काली की, जबकि धौली गंगा अलकनंदा की। यह डिफरेंस है। गंगा जो शब्द इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर हम भागीरथी की सहायक के साथ इस्तेमाल करते हैं या अलकनंदा या गोदावरी के साथ, लेकिन एक गंगा आपको यहाँ पे भी मिल रहा है जिसका नाम है गौरी गंगा, यानी काली नदी का ही प्रारंभिक नाम, या नेपाल में जो काली नदी को पुकारते हैं वो किस नाम से पुकारते हैं? गौरी गंगा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब यह घाघरा के नाम से नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी घाघरा की एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम राप्ती है वह आकर के मिलती है। और यह राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के रुकुम कोट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के रुकुम कोट से निकलती है। और इसी राप्ती नदी के हम कहें तो बाएं तट पे, किस तट पे? इस तट पे आप ध्यान रखिएगा, नीचे वाला तट नहीं बल्कि उत्तर वाला जो तट है, तो बायां तट है या दायां तट, अगर इसका निर्धारण आपको करना हो तो सिंपल उसी डायरेक्शन में आप चेहरा करके खड़े हो जाइए जिस डायरेक्शन में नदी प्रवाहित हो रही है। तो आप देखेंगे नदी का जो प्रवाह है वह इधर है, तो जब इस डायरेक्शन में आप खड़े हो जाएंगे तो आपका ये जो हैंड पड़ेगा उसी तरफ मान लिया जाएगा। तो देख लीजिए ये दायां है या बायां? अगर बायां है तो यानी इस राप्ती नदी के बाएं तट पर एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर। तो यह आपको याद रखना है कि राप्ती नदी के बाएं तट पर जो प्रमुख नगर है उसका नाम है गोरखपुर। इसी प्रकार इस घाघरा नदी के भी तट पर एक नगर स्थित है जिसका नाम है अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या। तो ध्यान रखिएगा इसके तट पर एक और नगर स्थित है जिसका नाम है अयोध्या। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोरखपुर किसके तट पर है? तो राप्ती नदी की। और राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रुकुम कोट नेपाल से होती है। जबकि करनाली की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गुरला मानधाता मानसरोवर का दक्षिणी भाग है। और जो काली नदी है इसकी उत्पत्ति होती है मिलाम ग्लेशियर से, और काली नदी को ही नेपाल में धौली गंगा, क्या नाम उसको हम कहते हैं? गौरी गंगा। धौली गंगा नहीं बल्कि गौरी गंगा के नाम से हम जानते हैं। और इसी काली नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है धौली, ना कि धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा का पार्ट है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इसके बारे में तो चर्चा हो गई, लेकिन एक कन्फ्यूजन और आपको क्रिएट करता है, और वो ये है कि ये जो काली शब्द आप देख रहे हैं, यह काली जो नदी है यह एक सहायक नदी है, ना कि कोई स्वतंत्र नदी है। स्वतंत्र नदी का मतलब वो किसी की सहायक नहीं है, जैसे पेन्नर, जैसे माही, जैसे नर्मदा, जैसे ताप्ती,
ये सब स्वतंत्र नदियां हैं, यानी ये किसी की सहायक नहीं है। जैसे गंगा, गंगा अपने आप में एक नदी है, वह किसी की सहायक नहीं है, जबकि गोमती क्या है, गंगा की सहायक है। तो उसी प्रकार यह काली सहायक नदी है किसकी, घाघरा की, जबकि एक काली नदी स्वतंत्र नदी भी एग्जिस्ट करती है। तो आपको यह कंफ्यूजन में डाल सकता है कि अगर मान लो वो दे दिया कि काली नदी किसकी सहायक नदी है, तब तो आपका उत्तर सत्य है कि यह घाघरा की सहायक नदी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पूछ लिया काली नदी कहाँ की स्थानीय नदी है या कहाँ की स्वतंत्र नदी है, तब आपको उत्तर बदलना पड़ेगा और ऐसे में आपको देना पड़ेगा कि जो काली नदी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करती है, यानी एक क्षेत्र की स्थानीय नदी है, वह कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में, कहाँ के, कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है डिगी गांव। क्या नाम है, डिगी गांव। तो वहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कर्नाटक, कर्नाटक का एक है उत्तरी कन्नड़ जिला, और उत्तरी कन्नड़ जिला में एक गांव है जिसका नाम है डिगी गांव। क्या नाम है, डिगी गांव। यहाँ से एक स्वतंत्र काली नदी की उत्पत्ति होती है और यह पश्चिमी घाट का पार्ट है। किसका पार्ट है, पश्चिमी घाट का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए काली नदी किसकी सहायक नदी है, तब तो उत्तर आपका हो जाएगा सीधा सीधा घाघरा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए काली नदी कहाँ की स्थानीय नदी है, तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटका की स्थानीय नदी है, ना कि आपकी उत्तराखंड की। इस चीज़ में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट किए रहिएगा। अच्छा, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये उत्तराखंड पूरी तरीके से नहीं कहिएगा, बल्कि आप उत्तराखंड और यूपी दोनों के बॉर्डर पे आती है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन न करिएगा कि काली नदी उत्तराखंड में मान लीजिएगा, बल्कि उत्तराखंड और यूपी का एक बॉर्डर मान सकते हैं। तो वहाँ से ये निकलती है। जैसे काली नदी पे आपके कन्फ्यूजन हो रहा कि काली नदी सहायक भी है, काली नदी स्वतंत्र भी है, इसी प्रकार एक और नदी आपको मिलेगी जिसका नाम है खारी नदी। क्या नाम है, खारी नदी। खारी नदी तो चंबल की सहायक है, लेकिन खारी एक स्वतंत्र नदी भी है जो गुजरात की है। तो कुछ ऐसे जो आपको अटपटे से प्रश्न नज़र आते हैं, जहाँ पर आपके उत्तर गलत हो जाते हैं, उन सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर भी हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जैसे धौली और धौली गंगा अलग अलग नदियां हैं। फिर हमने कहा जैसे गंगा में स्पष्टता आपको क्रिएट किए कि गौरी गंगा, यहाँ पे गंगा जो शब्द है इससे ये कन्फ्यूज ना करिएगा कि यह मंदाकिनी की सहायक है या अलकनंदा या गोदावरी, बल्कि यह मानिएगा कि यह गंगा एक अपवाद के रूप में है जो किसकी सहायक है, घाघरा की सहायक है। तो इस प्रकार से बहुत से छोटे छोटे प्रश्न बीच बीच में आते रहेंगे जिस पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। अब इसी से संबंधित कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल मतलब यही सारी चीज़ें आपको पीपीटी के माध्यम से हम दिखा देते हैं कि क्या क्या इनके वास्तविक नाम हैं। हो सकता है आप यहाँ पे नाम पढ़ ना पाएँ, तो इसलिए आपको दिक्कत करेगा, लेकिन उससे संबंधित हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है तिब्बत में जो मानसरोवर है, यानी मानसरोवर जो झील है जो कैलाश श्रेणी में पाया जाता है, उसी के दक्षिण में है गुरलामान धाता, और इसी गुरलामान धाता की चोटी से घाघरा नदी की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी करनाली। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रधान शाखा है घाघरा की कौन, करनाली, और करनाली की उत्पत्ति के आधार पर ही घाघरा की उत्पत्ति का हम लोग निर्धारण करते हैं। और वह स्थान क्या है, गुरलामान धाता, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली, और इसी को हम शारदा के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, मिलाम हिमनद। और ये मिलाम हिमनद क्या है, कुमायूं हिमालय। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय का हम प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे, और उस प्रादेशिक विभाजन में हम देखेंगे कि कुमायूं हिमालय किसे हम कहते हैं। तो कुमायूं हिमालय ज़्यादातर आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है, और वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है मिलाम ग्लेशियर से, किसकी, काली नदी की। और यही काली नदी और करनाली नदी जब आपस में मिल जाती हैं तो जो इनकी संयुक्त धारा बनती है उसी का नाम हम लोग रखते हैं क्या, घाघरा, या उसी को हम कहते हैं शारदा, या उसी को हम कहते हैं सरयू, जिस नाम से वह नदी आगे बढ़ती है। फिर अगला जो पॉइंट दिया है कि काली नदी को ही प्रारंभ में हम क्या कहते हैं, गौरी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं,
गौरी गंगा कहते हैं। और ये गौरी गंगा शब्द कहाँ पर है? नेपाल में है। तो वही चीज़ लिखा है कि काली नदी को प्रारंभ में गौरी गंगा और निकलती कहाँ है? मिलाम ग्लेशियर से। और आगे लिखा है नंदा देवी अभ्यारण्य से होकर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जौलजीबी नामक एक अभ्यारण्य है। तो जौलजीबी नामक स्थान पर यह काली नदी में क्या होती है? मिल जाती है। तो ठीक है, यानी प्रारंभ में इसका नाम क्या है? गौरी गंगा, और जब ये काली नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है काली नदी। ठीक है, अब ये दोनों नदियाँ आगे मिलकर के क्या होती हैं? बढ़ती हैं और घाघरा के नाम से आगे बढ़ती हैं। और इसी काली नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है धौली, ना कि धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा की सहायक है, जबकि धौली काली की सहायक है। फिर आगे लिखा है कि राप्ती इसकी प्रमुख सहायक नदी है, यानी घाघरा की जो बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी उसका क्या नाम है? राप्ती नाम है। और ये राप्ती जो है कहाँ से निकलती है? रुकुम कोट से निकलती है, और रुकुम कोट कहाँ पर है? नेपाल में है। अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोरखपुर नगर है यह इसी राप्ती नदी के ही बाएं तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है रुकुम कोट, गोरखपुर जो नगर है इस राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित है। साथ में ये भी दिया गया है कि जो घाघरा नदी है इसके तट पर जो प्रमुख नगर है उसका नाम क्या है? अयोध्या है। और आप आगे देखते हैं कि जो घाघरा नदी है या घाघरा नदी छपरा के पास, छपरा कहाँ है? बिहार में है, वहाँ पर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो शायद आपको कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि घाघरा नदी गुरला मानधाता से निकलती है, काली इसकी सहायक बनती है और राप्ती भी इसकी सहायक बनती है। वैसे काली और करनाली मिलकर के ही घाघरा बनती है और नदी आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद यह गंगा नदी में छपरा के पास जाकर के मिल जाती है। साथ में यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि जो काली नदी है एक स्वतंत्र, एक कहाँ पर है? कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में जो पश्चिमी घाट का पार्ट है वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है डिगी गांव। और इसी डिगी गांव से किसकी उत्पत्ति हुई है? स्वतंत्र काली नदी की या स्थानीय काली नदी की। तो काली नदी सहायक है घाघरा की, जबकि काली एक स्थानीय नदी कहाँ की है? कर्नाटका की। तो ऐसे प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हम आपसे फिर वही कह रहे हैं कि आप नदी या पर्वत इन सब पे जितना प्रैक्टिस करेंगे वह आपके काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित नोट तैयार करने के साथ साथ आप लोग मानचित्र को जितना हो सकेगा उतना बार बना करके प्रैक्टिस करिएगा, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह आपको याद हो जाएंगे। अब हम गंगा की अगली सहायक नदी पर डिस्कशन करेंगे। वो सब छोटी छोटी नदियाँ हैं और उसमें गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है। तो अगली नदी हम देखते हैं कौन सी, उसमें है गंडक। तो देख लेते हैं कि गंडक नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है और एक कहाँ पर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। वैसे हमने सबसे पहले वीडियो में ही बता दिया था कि कौन सी नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, इससे संबंधित सारे बिंदु हमने लिख दिया था, लेकिन फिर से भी उसको रिपीट किया जा रहा है कि जिससे आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर जो गंडक नदी है यह नेपाल में जो हिमालय का एक धौलागिरी रेंज है, कौन सी रेंज है? धौलागिरी रेंज है। हम हिमालय पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी तो याद करना ही पड़ेगा कि नेपाल में एक धौलागिरी है और साथ में एवरेस्ट की चोटी है। इन्हीं दोनों के बीच से, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी चोटी के बीच से ही यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। साथ में यह भी कह सकते हैं कि काली गंडक और त्रिशूली गंडक, ध्यान रखिएगा यहाँ पर काली नदी नहीं बल्कि काली गंडक और साथ में कौन है? त्रिशूली गंडक। इन दोनों के यहाँ पे है काली गंडक और यहाँ पे कौन है? त्रिशूली गंडक। इनकी यह सम्मिलित धारा है। क्योंकि शुरू में क्या होता है, जब हम लोग नदी से संबंधित जो स्थलाकृतिक संरचना है जिसको कहते हैं लैंड फॉर्म, तो हम लैंड फॉर्म में देखेंगे। जब हम ज्योग्राफी के सेक्शन को देखेंगे तब वहाँ पे बताएंगे कि कैसे कैसे नदियाँ बनती हैं, कैसे रिल बनता है, कैसे गली बनती है, कैसे हनालिका बनता है, कैसे नदियाँ बनती हैं।
तो कोई भी नदी ऐसा नहीं है कि जहाँ से निकलती है वहाँ पे सिर्फ सिंगल धारा होती है, ऐसा होता ही नहीं है। कई धाराएं, जो पतली पतली धाराएं होते हैं, मिल करके कहीं जा कर के एक नदी का रूप लेती हैं। तो प्रारंभ में अक्सर सभी नदियाँ 2 या 3 धाराओं के मिलने से ही बनती हैं। जैसे गंगा भागीरथी अलकनंदा के बनने से मिल गई, मंदाकिनी भी अकेली नहीं बल्कि वो भी 2 लोगों के मिलने से बन गई, अलकनंदा भी आप देख रहे हैं कि धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलने से बन गई, घाघरा भी काली और करनाली के मिलने से बन गई। उसी प्रकार आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गंडक है यह भी 2 नदियों की शाखाओं से मिलकर के बना है, और वो दोनों कौन कौन सी हैं? एक का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूली गंडक। दोनों नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं? इस गंडक नदी का फॉर्मेशन करती हैं, और यह गंडक नदी आगे बढ़ती है। और ध्यान रखिएगा, गंडक नदी को ही नेपाल में किस नाम से पुकारते हैं? शालिग्राम। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि शालिग्राम जो टर्म है यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गंडक नदी के लिए। कहाँ पर? नेपाल में। साथ में एक नाम और दिया गया है, और उसका नाम क्या है? नारायणी। अर्थात गंडक को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी के नाम से जाना जाता है। और फिर देखते हैं कि यह जो गंडक नदी है गंगा नदी में कहाँ जाकर के मिल जाती है? हाजीपुर। यह भी क्या है? बिहार का ही एक पार्ट है, वहाँ पर जाकर के मिल जाती है। लेकिन उससे पहले एक नदी जो प्रायद्वीपीय भारत से आती है जिसका नाम था सोन नदी, वह आकर के मिल जाती है कहाँ पर? पटना में। तो हम लोग पहले ही मानचित्र में बताया था कि ये जो गंगा नदी निकलती है और जाती है ऊपर से, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, लेकिन यहाँ पर नीचे कौन आ जाती है? सोन आ जाती है। और इधर कौन आ जाता है? इधर यमुना आ जाती है। तो यह आपको स्ट्रक्चर हमने बताया था, और यहाँ पे बताया था कौन सी है? तमसा। तो यह तो आपका स्थान है छपरा। क्या है? छपरा। और यह जो स्थान है इसका नाम है पटना, और यह जो अगला स्थान इसका नाम क्या है? हाजीपुर। तो यह तो है घाघरा, और यह है आपकी गंडक, और नीचे से कौन है? सोन है। पहले वाले मानचित्र को आप याद रखिएगा, जब हमने गंगा का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दिया था, सामान्य परिचय, उसमें हमने बताया था कि ये नदियाँ कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं और किस किस स्थान पर मिलती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जो गंडक नदी है यह त्रिशूली गंडक और काली गंडक के मिलने से बनती है। लेकिन ये त्रिशूली गंडक और काली गंडक निकलती कहाँ से हैं? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती हैं, और इनके मिलने से ही गंडक नदी की उत्पत्ति मानी जाती है। और यह गंगा नदी में कहाँ जाकर के मिल जाती हैं? हाजीपुर के समीप गंगा नदी में जाकर के मिल जाती हैं। इतना ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। और 2 नाम इसका स्थानीय है, एक शालिग्राम और एक नारायणी। तो यह 2 नाम इस गंडक नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। तो आप पॉइंट वाइज भी याद कर सकते हैं कि इससे संबंधित कितने बिंदु हैं? 4-5 बिंदु हैं। 4-5 बिंदु को आप आराम से याद कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करिए, जहाँ तक हो सके नोट बनाइए, और इस मानचित्र को बार बार बना करके आप क्या करिएगा? याद करिएगा। जो अगली हमारी अब सहायक नदी मिलेगी गंगा की, गंगा अलकनंदा भागीरथी के मिलने से बनती है, हरिद्वार के पश्चात मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, पहले सहायक नदी आकर के रामगंगा मिलती है, फिर दाएं तट से आके यमुना मिलती है, फिर तमसा मिलती है, ऊपर से तब तक आ जाती है गोमती, फिर आती है घाघरा, और नीचे से आ जाती है सोन। उसके बाद आ जाती है कौन सी? गंडक। अब गंडक के बाद जो आती है उसका नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक, यानी गंगा की यह अगली सहायक नदी है। तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बूढ़ी गंडक निकलती कहाँ से है, क्यों यह चर्चा में है, और इससे संबंधित क्या बिंदु हैं। अगर कुछ हैं तो डिस्कशन किया जाएगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो यह जो बूढ़ी गंडक है, बिहार में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या नाम है? सोमेश्वर की पहाड़ी। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से यह बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, और मुंगेर के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। बस 2 ही बिंदु इसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये यूपी से तो इसका तात्पर्य है भी नहीं, और वैसे गंगा की यह सहायक है,
तो आपको उतना तो याद ही कर लेना है कि गंगा की सहायक कौन है, बूढ़ी गंडक है, और जो कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ पर है, बिहार में। और कहाँ जा कर के मिल जाती है गंगा में, उसका नाम है मुंगेर। ये भी बिहार का स्थान है, वहाँ पर जा कर के गंगा नदी में अपने जल का विसर्जन कर देती है और गंगा नदी आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ती है तो एक अब काफ़ी प्रमुख नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है कोसी। क्या नाम है, कोसी। तो कोसी नदी को प्रारंभ में जो नाम दिया गया है उसको हम लोग कहते हैं सप्तकोसी। क्या कहते हैं, सप्तकोसी। यानी कोसी नदी को ही सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। सप्तकोसी का मतलब होता है 7 धाराओं के मिलने से इस नदी की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कोसी या सप्त कोसी। यह काफ़ी चर्चा में रहती है और इसके चर्चा में रहने का जो सबसे प्रमुख कारण है, यह अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है। यानी यह अपना मार्ग क्या करती है, बदलती रहती है, और मार्ग के बदलने से काफ़ी बड़ी मात्रा में जन और धन की, हम कह सकते हैं, अपार क्षति होती है। इसलिए यह नदी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है और इसी आधार पर इस काली नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। तो यह उसी से संबंधित है। तो यानी यह कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगर और देखें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यह भी माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढाल से होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह बिंदु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग ये सोचते हैं कि जो कोसी नदी है, क्योंकि जो हिमालय है वो देखिए हिमालय ऐसे है, तो हिमालय जब ऐसे है तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं माउंट एवरेस्ट है, तो जनरल सी बात है कि इसका एक जो ढाल होगा यह दक्षिण की तरफ होगा और एक ढाल किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। यानी जो तिब्बत की तरफ वाला सेक्शन है, यानी जो ये तिब्बत इधर है, तो तिब्बत की तरफ का जो ढाल होगा उसको उत्तरी ढाल कहेंगे, और जो भारत की तरफ का ढाल होगा उसके कहेंगे दक्षिणी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई नदी नेपाल से, एवरेस्ट से निकल करके भारत में आ रही है, तो हो सकता है आप ये सोचें कि इस नेपाल के दक्षिणी ढाल से निकली होगी, तभी तो भारत की तरफ आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यह नेपाल के उत्तरी ढाल से निकली, यानी तिब्बत वाले सेक्शन की तरफ से निकली है। तो इस आधार पर इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यह एवरेस्ट के किस ढाल से निकलती है, उत्तरी ढाल से निकलती है, ना कि दक्षिणी ढाल से। और इस आधार पर आपका आंसर गलत हो सकता है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढाल से निकलती है और 7 धाराओं के मिलने से बनती है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह अपने मार्ग में लगातार परिवर्तन करती रहती है। फिर आगे दिया है, इसकी 3 सहायक नदियां हैं, उनका नाम है अरुण, वरुण और तमूर। तो ठीक है, 3 नदियों का नाम आप याद कर लीजिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। और ख़ास करके मानचित्र में तो आपको याद ही करना पड़ेगा, चाहे आप उसको बना के याद करिए, चाहे आप वैसे याद करिए, आपको जैसा अच्छा लगे। लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा कि जितनी बार मानचित्र को ड्रा करेंगे आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, एक और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी में जब लगातार बाढ़ आ रही है, तो इस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बिहार में आने वाले बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोसी नदी के जल को ट्रांसफ़र किया जाने का यानी प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम किसी भी प्रकार से कोसी नदी के जल को ट्रांसफ़र कर दें महानंदा में। किसमें ट्रांसफ़र कर दें, महानंदा में, जिससे बिहार की जो बाढ़ है वह नियंत्रित हो सके। लेकिन उसके लिए एक बैराज बनाया जा रहा है और वह बैराज का नाम है हनुमान नगर बैराज। क्या नाम है, हनुमान नगर बैराज। तो ध्यान रखिएगा, ये हनुमान नगर जो बैराज है, इस बैराज मतलब होता है बाढ़ नियंत्रण। जैसे आप देखेंगे फरक्का बैराज, तो जहाँ बैराज शब्द इस्तेमाल होता है इसका मतलब वो बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाया गया है बैराज। सिंपल सी बात है। तो ये हनुमान नगर जो बैराज है, इसका भी बेसिक उद्देश्य यही है कि बिहार में आने वाले बाढ़ को नियंत्रित किया जाए। इसीलिए इसका
निर्माण किया जा रहा है और इसके माध्यम से किया क्या जाएगा, कोसी नदी के जल को ट्रांसफर किया जाएगा किस नदी में, महानंदा में। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, एक महानंदा की सहायक नदी जिसका नाम है मेची नदी। क्या नाम है, मेची नदी। यानी हम बात करें तो यहां पर सपोज दैट एक गंगा है आपकी और इसी गंगा की एक सहायक है, यानी आप देख रहे हैं एक गंगा है और इसी गंगा की सहायक कौन है, कोसी है। कोसी क्या कर रही है, बाढ़ ला रही है, तो किया क्या जाएगा, यहाँ पर एक नदी है महानंदा, तो इसके जल को इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, यहाँ पर एक बैराज बनेगा और इस बैराज का नाम क्या है, हनुमान नगर बैराज है। अब इसके माध्यम से इस कोसी नदी के जल को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस महानंदा में, लेकिन किसके माध्यम से, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मेची नदी। क्या नाम है, मेची नदी। तो ध्यान रखिएगा ये जो मेची नदी है ये किसकी सहायक नदी है, महानंदा की सहायक है, ना कि कोसी की सहायक है। लेकिन कोसी के जल को ट्रांसफ़र किया जाएगा किसमें, महानंदा में। किसके माध्यम से, मेची नदी के माध्यम से। और कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसका नाम है हनुमान नगर बैराज। और बैराज का मतलब ही होता है बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया एक बांध, उसको हम कहते हैं बैराज। और इसी आधार पर है फरक्का बैराज। क्या नाम है, फरक्का बैराज। फिर आप देखेंगे हरिके बैराज एक है, जब हम सिंधु नदी पढ़ेंगे तो हरिके बैराज है। और हरिके बैराज से कौन सी नदी निकलती है, इंदिरा नहर निकलती है। और फरक्का से कौन है, हुगली है। तो बैराज का मतलब सिंपल होता है कि बाढ़ के नियंत्रण हेतु बनाया गया कोई भी बांध। स्पष्ट हो गया। तो वही लिखा गया है कि कोसी को मेची नदी से जोड़ने के लिए हनुमान नगर बैराज कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, जिसके पानी को ट्रांसफ़र करेंगे उसी पे तो बांध बनेगा, तभी तो जल को इकट्ठा करके कहाँ पे भेजा जाएगा, महानंदा में भेजा जाएगा। इसलिए कोसी नदी पर ही कौन सा बैराज बना है, हनुमान नगर बैराज का निर्माण किया गया है, जिससे कोसी नदी के जल को महानंदा में ट्रांसफ़र किया जाता है मेची नदी के माध्यम से। और मेची नदी कहाँ से निकलती है, अगर मान लो इसी पे प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि भाई मेची नदी के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेची नदी ध्यान रखिएगा महाभारत की पहाड़ी से निकलती है। और यह महाभारत की जो पहाड़ी है, यह नेपाल की जो तीनों सीरीज है जिसमें हम देखेंगे ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की एक श्रेणी जिसका नाम है महाभारत, तो हम लोग हिमालय में पढ़ेंगे। तो उसी हिमालय के महाभारत की पहाड़ी से इस नदी की उत्पत्ति होती है, किसकी, मेची की, जो कि किसकी सहायक है, महानंदा की। लेकिन महानंदा में कहाँ जाकर के मिलती है, उसका नाम है किशनगंज। क्या नाम है, किशनगंज के समीप महानंदा में मिल जाती है। तो ठीक है, यानी अगर यह बैराज पूरी तरीके से सफल रहा तो बिहार में जो आने वाली बाढ़ है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। फिर यह लिखा है, यह नदी जो है, यानी जो कोसी नदी है, यह भागलपुर के पास, कहाँ पर, भागलपुर के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, यानी अपने जल का विसर्जन करती। यानी ये जो स्थान है जहाँ पर यह कोसी नदी आकर के गंगा में मिलती है, उस प्लेस का नाम है, क्या नाम है, भागलपुर। और ये भी क्या है, बिहार का ही पार्ट है। इसके बाद अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी की बाएं तट की एक और प्रमुख सहायक नदी बची है, जिसका नाम अगर हम लें तो उसे कहते हैं महानंदा। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग महानंदा के बारे में भी ले लेते हैं। इसके बाद यह गंगा नदी कहाँ चली जाएगी, वह बांग्लादेश में चली जाएगी और उसका एक पार्ट हुगली हो जाएगा। तो हुगली का अध्ययन तो बाद में करेंगे, लेकिन आज हम अलकनंदा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि अलकनंदा के बारे में क्या प्रमुख बिंदु हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो बिंदु यही है कि महानंदा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सिंपल जवाब है कि जो अलकनंदा बार बार कर रहे हैं, जो महानंदा है इसकी उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। आप जब देखेंगे, ये देखिए जो सेक्शन है, अगर इसको आप ध्यान से देखें
ये जो भारत का मानचित्र है, तो यहाँ पर ये देखिए जो वेस्ट बंगाल है इसका क्षेत्र यहाँ तक है, जो किससे सटा हुआ है, असम से। किससे सटा हुआ है, असम से। और ऊपर कौन है, सिक्किम है। यहाँ पे कौन है, ये सिक्किम वाला सेक्शन है। और ये जो सेक्शन है ये पूरा क्या है, वेस्ट बंगाल है। और इसी वेस्ट बंगाल का जो ये टॉप वाला हिस्सा है जो सिक्किम से सटा हुआ है, यहीं पे कौन है, दार्जिलिंग है। और दार्जिलिंग जो है यह सिक्किम हिमालय का पार्ट है, यानी हिमालयी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और दार्जिलिंग क्यों चर्चित रहता है, क्योंकि यहाँ की चाय काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसी दार्जिलिंग की पहाड़ी से, ध्यान रखिएगा, किस पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से, जो वेस्ट बंगाल का सबसे उत्तरी भाग है वहाँ से, यानी सिक्किम से जो सटा हुआ है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और मालदा के पास, कहाँ पर, मालदा के पास आकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। और मालदा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो यानी दो बिंदु, सबसे पहला बिंदु जो महानंदा है इसकी उत्पत्ति वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से हुई है, और यह वेस्ट बंगाल के ही मालदा के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और क्या प्रमुख है, प्रमुख वही है जो पिछले वाले वीडियो में था कि जो कोसी का पानी महानंदा में लाया जाएगा वो किसके माध्यम से लाया जाएगा, मेची नदी के। तो मेची नदी इस महानंदा की क्या है, सहायक नदी है, जिसकी उत्पत्ति महाभारत की पहाड़ी से हुआ है, वही लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया है। साथ में ये भी लिख दिया गया है कि यह किशनगंज के समीप महानंदा में क्या होती है, मिल जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बाएं तट की, उसके बारे में हम लोगों ने जितने भी बिंदु हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया। अब हमारा जो अगला सेक्शन होगा उसमें हम इसी गंगा नदी की सहायक नदी का अध्ययन करेंगे, लेकिन वो सहायक नदियाँ कौन सी होंगी, इसके दाएं तट की होंगी, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सी है, यमुना है, फिर कौन सी है, सोन है, बीच में आपकी तमसा भी आ जाएगी। और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि ये जो गंगा नदी है ऐसे जब आगे बढ़ती है तो यहाँ फरक्का बैराज के पास से ये दो पार्ट में हो जाती है। जो बांग्लादेश में जाता है इसका तो नाम पद्मा है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में जाती है इसका नाम क्या है, हुगली। तो हम लोग जो अगला सेक्शन है उस अगले पार्ट में क्या देखेंगे, इस गंगा नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना, पहले इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर इसी के बगल में है तमसा, इसका अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सोन है, इसका अध्ययन करेंगे। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इसी गंगा की जो सहायक है, यानी जो गंगा का ही एक पार्ट है जिसका नाम हुगली है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत 3-4 नदियाँ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, दामोदर। तो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।